हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। मेरे साथ मेरे एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं आज, जिनका नाम है दानिश। ये बहुत लंबे टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने मेरे साथ आईआईटी जैम की तैयारी की थी। उसके बाद ये आईआईटी रुड़की गए पढ़ने के लिए गैटबी के थ्रू। एंड आफ्टर दैट अभी उन्होंने सीएसआई नेट भी क्लियर किया है। तो आज वो हमारे साथ एक लंबी जर्नी को शेयर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दानिश, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सीएसआई नेट। Thank you so much, ma'am, तो for your दानिश आप congratulations. जी, थैंक यू सो मच दानिश। तो दानिश, आपका जो सफ़र है वो बहुत लंबा रहा है। आपने शुरुआत की थी आईआईटी जैम के प्रिपरेशन के साथ। तो आप पूरा अपने सफ़र के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहोगे? कैसा रहा आपका ये जो पूरा तैयारी का सफ़र था? हाँ मैम। तो मैम आपके साथ मेरा जुड़ना हुआ था जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर में था अपने। हुँ, हुँ। मैंने अपना बीएससी जो है वो जूलॉजी में किया है बीएचयू से। हुँ, हुँ। तो सेकेंड ईयर में फर्स्ट टाइम मुझे शायद लिंकेज का कोई टॉपिक पढ़ना था, आई रिमेम्बर। तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च किया तो मुझे आपका एक वीडियो मिला लिंकेज पे। हुँ, हुँ। मैंने पहली बार पढ़ा तो मेरा पहले ये रिएक्शन था, यार ये तो मैम तो मस्त पढ़ा रही है, इनसे बाकी टॉपिक्स भी इनसे देख सकते हैं एक बार। तो फिर धीमे धीमे जो मेरे जो सेमेस्टर के जो एग्जाम्स था, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स थे मैंने हुँ, उनको हुँ। आपके जो यूट्यूब चैनल है उनसे पढ़ना शुरू किया। फिर जब सेकेंड ईयर का लास्ट आया तो फिर गेट बी एंड हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी। तो आई वॉज वरिड कि कहाँ से होगा, तो फिर मैंने कहा यार मैम में चेक करते हैं कि मैम के पास तो सारे कंटेंट है ही है, तो इनसे ही पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, तो हाँ। फिर वहां से मेरा सफर शुरू हुआ, मैंने आपके लेक्चर्स आपके साथ पढ़ना शुरू किया। कुछ लाइव लेक्चर्स भी अटेंड किए, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखे। तो धीमे धीमे करते करते लगा कि नहीं यार, सारी चीजें आपका पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो तो देन लगता है कि नहीं यार, क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे हैं सारे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। हुँ, हुँ। आईआईटी जैम में मेरा रिजल्ट उतना कुछ खास नहीं था। वो पहला एग्जाम था और मुझे पता था कि मैंने कहाँ गलती की है, पैनिक कर गए या टाइम मैनेजमेंट वहाँ ठीक से नहीं हुआ। हुँ, हुँ। पेपर वाज नॉट दैट मच टफ आईआईटी जैम का, बट वो मेरी अपनी कुछ गलतियां थी जिसको मैंने रियलाइज किया, और उसमें फिर उसको रियलाइजेशन करते हुए मैंने ये इंश्योर किया कि जब गैट बी का मैं एग्जाम दूं तो वो गलतियां दोबारा ना हो। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर गैट बी का जब मैंने पेपर दिया तो इस उन चीज़ों को ध्यान में रखा एंड होपफुली गैट बी में मेरी अच्छी रैंक आई। फिफ्थ रैंक थी मेरी, तो टॉप मोस्ट रैंक थी उस समय। तो मैंने चूज कर लिया आईआईटी रुड़की को एज अ माई एमएससी बीटी। हुँ, तो हुँ। अभी तक वही चल रहा है और मैं अभी अपने सेकेंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में ही हूँ आईआईटी रुड़की का। और होपफुली 2-3 महीने में ये सफर भी यहाँ का खत्म हो जाएगा। अरे वाह! और हाँ जी, बोलिए। एंड मैम, सीएसआईआर को लेके आपने जो पूछा था कि गैट बी की, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैम मैंने सीएसआईआर के लिए कुछ अलग से प्रिपेयर किया ही नहीं कभी। आई डोंट नो, मे बी जो डीबीटी का ये शेड्यूल है, सॉरी सिलेबस है, वो इतना ज्यादा हेक्टिक है कि मुझे कोई टाइम ही यहाँ पे नहीं मिल रहा है कि मैं कुछ अलग से कर पाऊँ या कुछ अलग से सीएसआईआर के लिए देख पाऊँ। तो मेरे पास जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव फैक्टर है वो ये है कि जब मैं अपने बीएससी से या एमएससी में जितना भी पढ़ता था या आपसे मैंने जितना भी पढ़ा है, उन सब के मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं। हाँ जी। ईच एंड एवरी टॉपिक का ये अच्छे से पूरा प्रॉपर लिखा हुआ नोट्स है कि अगर उसको हम एक बार बस देख लें तो पूरी चीजें एक बार में रिवाइज हो जाती है। जी। सीएसआईआर के लिए भी, और अभी गेट का एग्जाम हुआ, टीआईएफआर का एग्जाम हुआ, टीएफआर में भी मैं होपफुली मेरा क्वालिफाइड हो गया, उनका जो रिटन एग्जाम था। तो इन सब के लिए कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा 1-2 दिन छुट्टी लेके उन्हीं नोट्स को रिवाइज कर लो अच्छे से, देन आराम से जाओ, सो के जाओ, एग्जाम दो, होपफुली सब अच्छा हो जाता है। तो वो जो नोट्स थे वो काफी हेल्पफुल है अभी तक मेरे लिए। हुँ, हुँ, हुँ। उनके लिए जो मैंने गैट बी के टाइम प्रिपरेशन के टाइम पे आपके जो नोट्स बनाए थे, स्पेशली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के जो नोट्स है, जो मेजर टॉपिक्स हैं, इनके जो नोट्स है वो इतने डिटेल्ड में मेरे पास अवेलेबल है कि मुझे पाथ फाइंडर की भी टू बी ऑनेस्ट जरूरत नहीं पड़ी है, अभी तक तो नहीं पड़ी है। हुँ, पूरी हुँ। नोट्स से सारे क्वेश्चन लगभग लगभग सॉल्व हो जाते हैं। जी, जी। तो यार, तो आपके मतलब जो एमएससी एंट्रेंस के जो नोट्स हैं, वो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं इन आपके पीएचडी एंट्रेंसेस में भी और शायद आपके कॉलेज का जो भी सेमेस्टर एग्ज़ाम है, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं वो।
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के जो नोट्स हैं, यहाँ पे टीचर्स ने जो नोट्स दिए हैं, उनका अगर मैं 50% क्रेडिट दूं तो 50% तो मेरा पहले से यहाँ से क्लियर हुआ पड़ा है सब कुछ। अच्छा। तो हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इन मेजर सब्जेक्ट्स में, उसी नोट से सब कुछ हो जाता है। चलिए अच्छी बात है, मुझे खुशी है दानिश जान के। तो दानिश पहले हम गेट बी से शुरुआत करते हैं, गेट बी एग्ज़ाम अभी आने भी वाला है ना? तो गे एक-एक करके हम्म बात करते हैं। तो गेट बी एग्ज़ाम अभी आने भी वाला है, तो तुम ये बताओगे गेट बी के लिए तुमने कैसे प्रिपेयर किया था? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी तुमने कितना टाइम दिया था? कितने महीनों में तुमने गेट बी के लिए प्रिपेयर किया था? कैसा रहा था सफ़र? गेट बी के बारे में पहले स्पेसिफिकली बताइए। ओके मैम। मैम, जैसा कि मैंने बताया कि जो बीएससी का जो मेरा फोर्थ सेमेस्टर था, वो जब ओवर हुआ, जैसे मैं फिफ्थ सेमेस्टर में इंटर किया, तो मैंने सब इनिशियली तो सबसे पहले जैम का पेपर होता है, तो जैम के लिए मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया। तो जैम के लिए लेट सपोज कि अगर मैंने जनवरी में शुरू किया है, या दिसंबर लास्ट में, मैंने मुझे याद है मैंने शुरू किया था जब हमारा सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो गया था। हाँ, तो जैम के लिए जब मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया, तो एज यूजुअली सबसे पहले जो ये जो मेजर टॉपिक्स हैं, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी, इन सारों को मैंने सबसे पहले टारगेट किया, क्योंकि ये सबसे मेजर पोर्शंस थे, हुँ, हुँ, जो कि हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, ये तो आएंगे ही आएंगे कुछ भी करके। सही बात है। तो सबसे पहले मैंने इन पे फोकस किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जो नोट्स थे, उन्हीं को मैंने ज्यादा फोकस उन्हीं नोट्स पे किया। हुँ, हुँ, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो तो अच्छी खासी की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनकी प्रैक्टिस। और जो होपफुली मेरे पास वो भी जो पाथफाइंडर के साथ एक हाँ, हाँ। एमसीक्यू की बुक नहीं आती है, जी, वो जी, 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 जी। उससे भी मैंने क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की, तो उससे भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन वो वहां से सॉल्व हो जा रहे थे। तो जैम में जब थोड़ा सा गलतियां हुई, तो उन चीजों को कंसीडर करके मैंने गैट बी के लिए उन चीजों को पहले सुधारा अच्छे से, कि अच्छा यहाँ यहाँ मिस्टेक हो रही है, इन इन कंसेप्ट में थोड़ा सा डाउट है, तो पहले इनको क्लियर करना बहुत जरूरी है अभी। हाँ जी। तो वो सारी गलतियों से वहां से सीख के उनको गैट बी में नहीं होने दिया। दैट्स वाई गैट बी में थोड़ा ठीक ठाक रैंक आ गई। अरे वाह! अरे वाह! सो मतलब आईआईटी जैम की जो प्रिपरेशन थी, उसमें जो गलतियाँ थी, उसको आपने गेट-बी में सुधारा। सो इसमें जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, तो प्रीवियस ईयर और जो पाथफाइंडर के क्वेश्चंस थे, ये 2 चीज़ें आपने लगभग लगाई थी। यस मैम। और टाइम लिमिटेशन मैम एक फैक्टर था। तो जितना हो सकता था उस टाइम पे, पहले तो प्रीवियस ईयर ही ऑब्वियसली कोई भी सॉल्व करेगा, उसके बाद अगर टाइम बच गया है और लगता है कि नहीं अब करना चाहिए, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी चाहिए, कुछ ये जो आपके सेल मॉलिक्यूलर एंड बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स, इनके जो क्वेश्चन से मेरा टारगेट था कि इनके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए जाए, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि इनमें वेरिएशंस बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, जी, जी, एज जी। कम्पेयर टू स्मॉल टॉपिक्स जहाँ से डेफ़िनिटली। डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं यूजुअली। हाँ, हाँ। सो मतलब जो 2 महीने होता है, कि आईआईटी एग्ज़ाम लगभग हो जाता है अप्रैल में और आपके टाइम पे शायद गेट भी जून में हुआ था या अप्रैल में ही हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट शायद जून में हुआ था। लेट था। लेट था आपके टाइम पे, है ना? तो आपको लगभग 4 महीने मिले थे प्रिपरेशन पे, तो 4 महीने में आपने पूरा गेट बी के लिए अच्छे से खींचा था, राइट? जितनी भी चीज़ें थी, वो सारी आपने बहुत अच्छे से की थी। यस मैम। सो उसके लिए थोड़ा सा तो वो करना पड़ा मैम, कि इनिशियली जो कॉलेज में भी अटेंडेंस का चक्कर, हाँ, उनको भी क्लासेस चाहिए, तो कुछ वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ा कि नहीं यार, डेफिनिटली, ये इसको इसको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा अगर आगे कुछ करना है तो। एंड डेफिनिटली। होपफुली टीचर्स भी मुझे अच्छे कुछ मिले थे, उन्होंने वो इस चीज को समझे कि नहीं हाँ, नहीं ठीक है, अगर बच्चा, उनको बस मैंने एक बार जाके ऐसे बोल दिया था कि सर वो टीएफआर क्वालिफाइड हो गया, तो उनको समझ में आ गया था, ठीक है बच्चा ठीक कर लेगा, तो इसको थोड़ी छूट हम दे सकते हैं। अच्छा। तो उनका भी थोड़ा सा सपोर्ट था इन चीजों में, कि मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाऊँ। अरे वाह! अरे वाह! सो दानिश आपने बायोलॉजी के लिए तो बस नोट्स रेफर किए थे, इसके अलावा आपने कुछ भी रेफर नहीं किया, जैसे कि आपने कहा और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए आप क्या करते थे? हाँ मैम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए जो 11th 12th के जो नोट्स थे मेरे, वही तो सफिशिएंट थे। आई डोंट नो, मेरी एक आदत है कि मैं अपने नोट्स को कभी पीछे नहीं छोड़ता हूँ, हाँ, उसको हाँ। जहां भी जाता हूँ अपने साथ कैरी करके ले जाता हूँ और उन्हें अच्छे से बनाता हूँ। वो नोट्स मेरे साथ अभी भी पड़े हुए हैं मेरे पास। अरे वाह! तो
कैट भी अभी ये गेट के लिए जो केमिस्ट्री का पोर्शन था, मैंने उसी नोट से अभी फिर प्रिपेयर किया, उसको रिवाइज किया अच्छे से। तो जो 11th 12th के मैंने नोट्स बनाए थे, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे वही ज्यादा यूजफुल लगे हैं। मैंने अलग से तो कुछ नहीं है सच प्रिपेयर किया है, अनलेस कोई नया टॉपिक आ जाए तो उसको तो फिर आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दानिश से सीखनी चाहिए हमें कि नोट्स जो हैं वो अपने सारे अच्छे से सँभाल के रखो। इवन मेरे भी जितने भी नोट्स हैं ना, वो सारे मेरे पास अभी तक है। जितने भी मेरे नोट्स मैंने अच्छे से बना रखे हैं, वो सारे मेरे पास सँभाल के रखे हुए हैं। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी होती है कि नोट्स हमेशा सँभाल के रखने चाहिए। वो किस टाइम आपको आ जाए, पता नहीं चलता कब आपका काम आ जाए। इसके अलावा दानिश चलिए अब अकेडमी से अब हम आईआईटी रुड़की के सफ़र पे चलते हैं। तो आईआईटी रुड़की में जो आपका ये सफ़र रहा है, अभी आपका सेकंड ईयर चल रहा है, वो कैसे रहा है? आपको किस तरीके से लगा इतना टाइम आईआईटी रुड़की में? ओके मैम। तो मेरे लिए तो मैम आईटी रोड की बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ऑल्दो अप्स एंड डाउन्स, अच्छा बुरा वो हर जगह पे होता है, बट इन होल देखे तो आईटी रोड की वॉज वेरी गुड फॉर मी। हुँ, और मैं मैं आज से पहले कभी भी बाहर नहीं निकला था, मैं कभी हॉस्टल में नहीं रहा था, तो मेरे लिए सब पहला एक्सपीरियंस था कि अपने होम टाउन से मैं पहली बार बाहर आया था। और पहली बार ही बाहर आके मैं आईआईटी रुड़की आया, जो वन ऑफ द टॉप आईआईटीज में आता ही है। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट था, उससे मेरी पर्सनालिटी, एकेडमिया, इन सब को इवॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली फील के जो इन्वायरमेंट है वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि आपका आगे का जो फ्यूचर होगा वो कैसा होगा, आप किस किस तरह से सोचोगे, कैसे डेफ़िनिटली। लोग यहाँ आपको मिलेंगे। इन सब को लेके आईआईटी रुड़की ने तो काफी सपोर्ट किया मुझे। ऑल्दो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं हर जगह के, बट ओवरऑल देखें तो यार इट वाज वेरी गुड फॉर मी। सो वहाँ के लैब्स, वहाँ के लेक्चर्स और वहाँ के जो प्रोफ़ेसर्स हैं, उनके बारे में आप बताना चाहेंगे किस तरीके से हैं? हाँ मैम। तो आईआईटी रुड़की में जो बायोटेक डिपार्टमेंट है, ये मोर ऑफ स्ट्रक्चरल बेस्ड है। हुँ, हुँ। यहाँ पे स्ट्रक्चरल बायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम होता है। यहाँ पे जो मैक्सिमम लैब है, करीब 10 से 12 लैब्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पे काम करती हैं। हुँ, इनके अलावा कुछ 3 4 लैब्स हैं जो इम्यूनोलॉजी पे काम करती हैं। और रिसेंटली मैं अभी जिस लैब में मेरा डिसर्टेशन चल रहा है, वो ट्रांसपोजोन्स पे काम करती हैं, रेट्रो ट्रांसपोजोन पे। अच्छा। हुँ, और अपार्ट फ्रॉम दैन, चूंकि बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग है, तो 3 या 4 लैब्स जो हैं वो आपकी वो बायो प्रोसेस एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लैब्स हैं। ओके, एंड न्यूरो साइंस की बस अभी तक एक ही लैब है, जो यहाँ का एक मुझे ड्रॉबैक लगता है। वो भी सर अभी नई फैकल्टी हैं, तो अभी धीमे धीमे और फैकल्टीज आ रहे हैं, जिससे थोड़ा डाइवर्सिटी इन कोर्स आपको देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम पे। हुँ, हुँ, और इनका जो टीचिंग स्टाइल है पढ़ाने का, मोस्ट ऑफ द मतलब आप जैसे सारे इंस्टीट्यूट में होता है, कुछ टीचर अच्छे हैं, कुछ नहीं समझ में आता है, वो सारा ही है। हुँ, बट अभी तक मेरा 4 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर खत्म होने को है, तो अभी तक जो टीचर्स मिले हैं उनमें अच्छे ही थे सारे। एक दो को अगर छोड़ दें तो वो तो हर जगह पे एक्सेप्शंस होते हैं। डेफ़िनिटली। और इनका जो टीचिंग स्टाइल है वही मोर ऑफ पीपीटी बेस्ड है। हाँ, हाँ, बट कुछ टीचर्स होते हैं जो कि पीपीटी के साथ साथ आपको बोर्ड ब्लैक बोर्ड टीचिंग भी प्रोवाइड कर ही देते हैं। ओके, तो एक दो टीचर्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस काफ़ी था, उनका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा था, उनकी पढ़ाई हुई चीज़ें बहुत हेल्पफुल हैं, कुछ साबित हुई। यहाँ पे गेट का एग्जाम अभी हमने दिया या सीएसआईआर का एग्जाम दिया, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली वहीं से आ गए ओ आपको। हुँ, 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 और थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स की जो हम बात करें इन केसेस में, तो उनमें मैं ये बोलूँगा अभी थोड़ा सा इस टाइम तक, क्योंकि इनकी भी लिमिटेशन ये थी कि अभी तक ये लोग डीबीटी का सिलेबस फॉलो कर रहे थे, तो इनके पास रेस्ट्रिक्शंस थी कि उनको कम्प्लीटली वही फॉलो करना है सिलेबस। तो उनके लिए जो 22 बच्चों में 22 की हमारी क्लास है, ऑल्दो 30 का इनटेक था इनका, तो 22 बच्चों में जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ड्यूरिंग लैब थी वो हम लोग को बहुत कम मिली। हुँ, 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 जिसका मतलब हमको लगता है, हमने सर को सजेशन भी किया कि सर ये इम्प्रूव होना चाहिए ये चीज़ें। तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो ड्यूरिंग लैब प्रैक्टिकल्स थी वो हमारी बहुत कम थी। हुँ, 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 और ओवरऑल लैब में जो इन जनरल फैसिलिटीज थी वो तो ठीक है, उसमें ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरत की चीज़ें सारी अवेलेबल हैं यहाँ पे जो आपको प्रैक्टिकल के लिए चाहिए।
एंड इस बार मैम आपको पता ही होगा कि आईआईटी रुड़की गैट बी से हट गया है, वो अब आईआईटी जैम से ले रहा है। हम्म। तो हमने सर से बात की थी, तो सर ने बोला है कि जो जो आप लोगों ने सजेशंस दिए थे उनसे रिलेटेड काम हो रहा है, पूरा स्ट्रक्चर सिलेबस नया फॉलो हो रहा है, सारी चीजें जो हैं वो मॉडिफाइड है और मैक्सिमाइज की जा रही है इस तरह से कि आप लोग को मैक्सिमम एक्सपोजर मिल पाए। ओके। तो दैट्स द रीजन कि गैट पी से आईआईटी रुड़की हट गया और आईआईटी जैम के अंडर आ गया है। और इसमें बच्चे बहुत दुखी हो रहे थे कि अब उन्हें स्टाइफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि गैट पी के थ्रू स्टाइफंड मिलता है ना, आईआईटी जैम के थ्रू स्टाइफंड नहीं मिलता। तो जब ये न्यूज यस आई मैम। तो बहुत सारे बच्चों का यही हुआ, मैम स्टाइफंड नहीं मिलेगी अब आईआईटी रुड़की में। सो ये उनका बड़ा दुख था, पर ठीक है चलिए, बेटर के लिए ही हो रहा होगा ये सारी चीजें। सो दानिश, अब हम आईआईटी रुड़की से सीएसआईआर के सफर सफर पे चलते हैं। सो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि आपने सीएसआईआर क्यों सोचा देने का? क्यों सोचा? हाँ। बिकॉज मैम पीएचडी करनी है, तो वी नीड अ फेलोशिप। अच्छा, तो मतलब बेसिकली फेलोशिप के आपको लिए तो मैम पीएचडी करनी है। सीएसआईआर देना पड़ेगा। पीएचडी यस करनी मैम। है इसलिए आपने सोचा। तो सीएसआईआर के लिए आपने कुछ तरीके अपनाए थे, कितनी यूनिट्स किया था आपने, कुछ ऐसे टारगेटिंग चला? तो इसलिए आपने बोला कि आपने सेपरेटली कुछ सीएसआईआर को टारगेट नहीं किया था, लेकिन फिर भी जब आप सोचते हो कोई एग्जाम करने का तो कुछ तो रहता है कि आप ये सिलेबस देखते हो, 13 यूनिट्स देखते हो कितनी टारगेट करनी है, तो ऐसे आपकी क्या प्लानिंग चली थी? मैम सीएसआईआर में एज वी नो सेक्शन बी और सेक्शन सी, दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन बी इज मेमोरी बेस्ड। हाँ जी। तो मैम मेरी जो बैचलर्स की एजुकेशन थी वो जूलॉजी से थी बीएचयू में। उनका सिलेबस इतना वास्ट था कि आपको जो मेमोरी बेस्ड चीजें हैं वो वहां से आसानी से कैप्चर आप कर सकते हैं। जी। तो जो मेरे बीएससी के मैक्सिमम नोट्स थे इंक्लूडिंग योर्स एंड मेरे जो सेमेस्टर के नोट्स थे, वो पूरा सुपर इम्पोज्ड हो जा रहे थे सीएसआईआर के सिलेबस पे, मैक्सिमम हम्म। क्वेश्चंस। हम्म। तो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे उसमें मेरा सबसे वो क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा फायदा ये था कि वो मेरा बीएचयू के टाइम से ही मुझे लगा कि नहीं, ये जो सेक्शंस है इनमें जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मुझे रिक्वायरमेंट है उतना इतने पोर्शन से हो जाएगा, इसमें मुझे इतना सोचना नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा टाइम लेके वीकेंड्स पे थोड़ा थोड़ा सा उसको रिवाइज करना शुरू किया। और मेरे पास एक शॉर्ट नोट्स भी हैं हम्म। जिसमें मैंने 6 पेज के अंदर पूरे बायोलॉजी को समराइज कर दिया है। ओके। तो वो अलग अलग हेल्पफुल रहा है कि अगर मुझे शॉर्ट टर्म में एकदम किसी कोई एग्जाम देना है तो वो 6 पेज ही इनफ होगा मुझे पूरा का पूरा रिवाइज करने के लिए। अरे तो वाह। सेक्शन भी तो यहाँ से सॉल्व हो गया मेरा, मुझे लगता है कि अब रही बात सेक्शन सी की। तो आईआईटी रुड़की में जब आईआईटी रुड़की में जो लोग अभी मेरे साथ हैं, क्योंकि यहाँ पे सब मोस्ट ऑफ द टॉप रैंकर्स हैं, इनके साथ रहकर मैम इतना तो रियलाइज हुआ कि अगर कि इनका अगर इन्फ्लुएंस थोड़ा सा पड़ा तो आपको थिंकिंग एबिलिटी ये लोग आपकी बढ़ा देंगे। हम्म। अच्छा। मतलब कि यहाँ का जो सिलेबस था या यहाँ का जो अप्रोच था वो मोर ऑफ अ थिंकिंग बेस्ड था। यहाँ पे जो हम लोगों को यूजुअली जो क्वेश्चन पेपर्स या एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आते थे उसमें हाँ। बहुत सारे टीचर्स इस बात का ध्यान रखते थे कि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए कभी भी। अच्छा। इनसे चीजों को ऐसा घुमाया जाए कि ये लोग जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाए। तो सीएसआईआर में जो सेक्शन सी है वो मोर ऑफ अ थिंकिंग बेस्ड है, डेफिनेटली। अनलेस रादर देन मेमोरी बेस्ड। तो मुझे नहीं पता कि मैंने बाद में ये चीज रियलाइज की कि अच्छा ये इस जगह का इन्फ्लुएंस था कि हम क्वेश्चंस को सोच पा रहे हैं, इस अप्रोच पे जा पा रहे हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे चीजें हुई है तो ये ना हो कि ये हुआ होगा। और इनके सेमेस्टर्स में हम लोगों को मोस्ट ऑफ द क्लासिकल पेपर प्रेजेंटेशंस एंड ऑल काफी प्रेजेंटेशंस थे, तो हम लोग बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर्स वगैरह जो है वो पढ़े हुए हैं। तो इनको लेके हम लोग को थोड़ा सा हमको लगता है कि इसका इन्फ्लुएंस ये रहा है कि हम लोग सोचने की जो हमारा तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन करके उनको मॉड्यूलेट करने की जो टेक्निक्स है उन पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। जो सीएसआईआर के जो पेपर्स थे, जब मेरे सामने अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, मुझे वो क्वेश्चन अगर कंप्लीटली नहीं भी आ रहा है तो आई नो कि आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस की इनमें से 3 कौन है जो नहीं है, ओके। जो हो ही नहीं सकते हैं, जो कि लॉजिकल ही नहीं है कि नहीं हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रख के
थोड़ा सा मैंने गैट बी का जो मैक्सिमम, सॉरी, ये सीएसआईआर नेट के जो क्वेश्चंस थे, उनमें सेक्शन सी के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे, वो मैंने एलिमिनेशन मेथड से किए हैं। अरे वाह! कि अच्छा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये होगा, ये हो सकता है। इस बार सीएसआईआर ने एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस भी, अब सीएसआर काफ़ी पूछ रहा है, सीएसआईआर भी अब जा रहा है कि हम्म। एक्सपेरिमेंटल काफ़ी पूछ रहा है। वो भी चाहता है कि आप अपने दिमाग को प्रोसेस करो। तो ये आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा उसमें कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस आप कर पाए होंगे ईज़िली। हाँ, यस मैम। और यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, यहाँ का जो स्पेशलिटीज डिपार्टमेंट की, तो हम लोग का जो इलेक्टिव था, मेरा इलेक्टिव था, वो बायोफिजिकल टेक्निक्स थी। हुँ, इसमें एनएमआर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, सीडी, एंड आपके ये माइक्रोस्कोपी, टेम सैम, हुँ, हुँ। क्रायो, इन सब चीज़ों को ये लोग बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। अच्छा। तो हम लोग इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में ये लोग पढ़ाए, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो मेरे सामने जब क्वेश्चन आता था, आई वाज लाइक, भाई कोई एनएमआर का क्वेश्चन आ जाए, कोई सीडी का क्वेश्चन आ जाए, जो कि मोस्ट ऑफ द जो यूनिवर्सिटीज के सिलेबस है, उनमें इतना डिटेल में इन चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता है। जी, जी। तो मुझे लगता था यार, ये आ जाए तो एक पॉजिटिव थिंग जो वो मुझे मिल जाएगी, एनएमआर के क्वेश्चन आ जाए, सीडी के क्वेश्चन आ जाए, जो कि पहले अगर कोई नहीं पढ़ा है तो उनको देख के लगेगा नहीं नहीं नहीं, इसको पहले छोड़ो, ये सब अब मेरे बस का नहीं है, समझ में नहीं आएगा ये सब। तो उसका एक बेनिफिट था। और क्वेश्चंस आए थे सीएसआईआर में, टेक्निक बेस्ड, बायोफिजिकल टेक्निक बेस्ड। बायोफिजिकल टेक्निक बेस्ड पूछते हैं सीएसआईआर में क्वेश्चंस। अब तो यूनिट्स मिला के भी क्वेश्चंस पूछने लगे कि सेकंड यूनिट को 13 यूनिट के साथ क्लब करके, 13 को सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, तो हाँ, ऐसे यस पूछते हैं मैम। आजकल, तो उसमें बहुत हेल्प हो गया। तो दानिश, तुमने लगभग कितनी यूनिट्स ऐसी होंगी जो तुम करके गए, भले ही वो रुड़की में तुम्हारे सिलेबस में था या फिर जो भी था, तो कितनी यूनिट्स 13 में से जी तो थी जो तुम्हारी थी कि मतलब हाँ तुम्हें आती है? हाँ मैम, डेव बायो उतना नहीं, क्योंकि सिलेबस उसका इतना वास्ट है। तो डेव बायो को तो मैंने कंसिडर नहीं किया था, बट करना चाहिए था, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं, दो हाँ, तीन क्वेश्चंस थे उससे। डेफ हाँ, एक डेव बायो को मैं छोड़ दिया था। और उसको छोड़ के मैम, बाकी तो लगभग लगभग सारे यूनिट्स को कंसीडर किया गया था, मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि इकोलॉजी, इवोल्यूशन और एनिमल बिहेवियर के कुछ पोर्शंस आई नो सिलेबस में था या नहीं, बट ये सब जो है वो बीएससी के मेरे सिलेबस की चीजें थी। तो इन चीजों को मैंने प्रॉपर पढ़ा हुआ था कि बीएससी के टाइम से ही। और जो मेजर यूनिट्स हैं वो तो हर जगह होती है। इसके अलावा मैंने आपको वो जो एडवांटेज बताया यहाँ का, कि वो जो टेक्निक बेस्ड जितने भी सिलेबस के पोर्शंस थे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी टू एनएमआर, वो सारी चीजें मैंने पढ़ी हुई थी। और सेल, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सारे यूनिट्स को मैंने कवर किया हुआ था। यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी जो ड्यूरिंग सेमेस्टर जो हमको पढ़ाई गई, जो नई नई चीजें थी। इम्यूनोलॉजी में मोस्टली जो उसका जो लेवल था, यहाँ पे हम लोग जो पढ़े वो थोड़ा सा ऊपर था। तो हाँ, समझ में आ रहा था कि नहीं नहीं, ये लेवल जो है वो ठीक है, और उससे क्वेश्चंस डायरेक्टली आए भी। तो मोस्ट ऑफ द यूनिट्स को मैम ध्यान में रखा गया था कि हाँ, इनको इनको रिवाइज किया गया है। तो दानिश, मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि आपकी जो हर एक चीज़ है वो होती है ना, पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करती है। तो आपका बीएससी का सिलेबस, गेट-बी का सिलेबस, आईआईटी रुड़की का सिलेबस, सबने मिला के आपको जो है सीएसआईआर नेट के करीब ले आई है। आपको हर एक चीज़ जो है उसने क्लब करके आपको सीएसआईआर नेट की तरफ लेकर, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप 5 साल की जर्नी को पूरा आप मिला के सीएसआर क्लियर कर पा रहे हो, क्योंकि सीएसआईआर इज़ डेफिनिटली अबाउट दैट ओनली, कि आप जो 5 साल अपना पढ़ रहे हो अच्छे से, वो सब मिला के आप अपना सीएसआर क्लियर कर सको और उसके बाद आप पीएचडी कर सको। तो आपने बहुत अच्छे से यूज़ किया अपने 5 साल को, मैं ये बात बोल सकती हूँ डेफिनिटली। यस मैम, सो चीजों को दानिश, यूज तो किया है। इसके अलावा दानिश, अगर कोई अपने बीएससी में होगा, कोई अपने एमएससी में होगा, अगर वो आपको देख रहा है, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, सजेशन, मैंने जो फॉलो किया है, अगर वो फॉलो करना चाहें तो, अगर उनको ठीक लगे तो वो फॉलो कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंस तो मैम यही, इम्पोर्टेंट तो यही है ना, कि आप जो पढ़ रहे हैं ड्यूरिंग योर सेमेस्टर, आप ये क्यों कंसिडर कर रहे हैं कि वो आपकी प्रिपरेशन का पार्ट नहीं है।
आपको क्यों लगता है कि आपके टीचर्स आपको जो पढ़ा रहे हैं वो आपके सीएसआईआर या नेट या गेट के सिलेबस का पार्ट नहीं है? हुँ, वो भी है। तो आप जो आपको जो ये जो एक अलग से शिकायत है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है अलग से इसके लिए प्रिपेयर करने का, तो आप ये भी तो कंसीडर कर सकते हैं कि सर जो पढ़ा रहे हैं ये भी तो उसी का एक पार्ट है। तो आप ड्यूरिंग दैट फेज उसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं कि आपका ये भी जो है वो आपकी जो है एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। जी। आप जो सर ड्यूरिंग द क्लास आपको पढ़ा रहे हैं आप उनका नोट्स बना लीजिए ना अच्छे से। हाँ, हाँ, हाँ। मुझे तो ये लगता है कि सब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे नोट्स। मेरे नोट्स घर छूट गए थे एग्जाम के पहले, मुझे ध्यान आया मैंने घर से पार्सल से मंगवाए इनको कि भेज दो भाई नहीं तो मेरा एग्जाम रुक जाएगा इसके बिना। अरे वाह! तो अगर वो नोट्स को अपने आप अब बीएससी में एमएससी में ड्यूरिंग क्लासेस अगर वो नोट्स को बना रहे हैं, हाँ, हाँ। और मैम आप ये बेहतर जानती है कि अगर आपने खुद से नोट्स को बनाया है, ढंग से बनाया हुआ है, तो वो चीजें आपको याद रहती हैं। अब डेफ़िनेटली, जब दोबारा खोलोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर आपने हाथ से लिखा है तो ये क्या बात कर रही है, मैंने ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। वो सारी चीजें आपको याद होती है और इवेंचुअली एट लास्ट वही चीजें आपको फायदा देती हैं हर सारे एग्जाम्स में। डेफ़िनेटली। सो दानिश आपने ये बहुत अच्छी बात कही। ये मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते भी अपनी सीएसआर के प्रिपरेशन के दौरान कि मैम टाइम नहीं मिल रहा है, एमएससी के साथ-साथ टाइम कैसे निकालें? तो ये आपने बहुत अच्छी बात की। इसी के साथ-साथ मुझे ये चीज़ भी रियलाइज़ हुई कि अगर कोई स्टूडेंट बीएससी में है और वो ऐसे सीएसआर क्लियर करना चाहता है, तो वो पहले एक एमएससी एंट्रेंस ही क्लियर कर ले। तो उसके बाद हो सकता है कि उसे सीएसआर की प्रिपरेशन अलग से करनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर वो एमएससी एंट्रेंस क्लियर करके एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंच जाता है, तो उसके बाद उसकी सीएसआई की तैयारी अपने आप हो जाती है और उसका उसी तरीके से दिमाग चलने लग जाता है। तो यही मेरा सजेशन है कि अगर कोई बीएससी का स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहा होगा तो डेफिनिटली ये चीज़ ध्यान रखें। सो दानिश बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए बंसल बायोलॉजी के लिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड योर पीएचडी दानिश। थैंक यू सो मच मैम। एंड ऑब्वियसली मैम आपको थैंक यू, आपके बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं था। थैंक यू सो मच दानिश। वैसे बाकी जो मेहनत होती है वो हमेशा स्टूडेंट की होती है, टीचर तो बस एक ज़रिया होता है। तो वो ज़रिया एक जब वो होता है ना कि एक पार्ट बनने के लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आपकी जर्नी का मैं एक पार्ट बन सकी। बाकी जो मेहनत होती है वो ऑब्वियसली बच्चे की होती है, स्टूडेंट की ही होती है। सो थैंक यू सो मच दानिश, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय। सो मच मैम।